खारिश बहुत ज्यादा होती है और बहुत बड़े बड़े जख्म बन जाते हैं। इसी तरह एक्जिमा है, एक्जिमा में भी क्या होता है कि आपके जो खारिश होने लग जाती है, रेड हो जाती है आपकी जल्द, और उसमें से कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पस और खून आने लग जाता है। हाँ। इतनी आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो मेडिकली भी हमें उनको ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स देनी पड़ती हैं अलोंग विद मॉइस्चराइजर एंड फेस वॉश। हम तो ये समझते हैं कि तो डैंड्रफ है, इसका यीस्ट इन्फेक्शन जो आपके यहाँ फॉलिकल्स में जो बेसिकली जो आपके स्कैल्प से स्टार्ट होता है, और अगर आप सही प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो वो आपका यहाँ पे माथे पे एक्ने स्टार्ट एंड इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन दी प्रोडक्ट। अगर आप शैम्पू भी बहुत ज्यादा ड्राई यूज कर रहे हो और आपकी ऑलरेडी जो उनकी स्किन है वो ड्राई है, तो फिर तो आप उसके ऊपर यानी और ड्राई शैम्पू और उसको इतना ड्राई कर देते हो कि वो जब स्टिकी हो जाता है ना बहुत ज्यादा स्कैल्प, तो वो फिर यीस्ट इन्फेक्शन की तरफ चल जाता है, और जिसकी वजह से फिर पैचेस जो बड़े बड़े फंगस के होते हैं, यीस्ट के होते हैं, वो आपको डैंड्रफ लगता है। मौसम तब्दील हो रहा है तो आपने नोटिस किया होगा काफी लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लग गई है, फ्लेकी हो जाती है, इचीनेस आ जाती है, खारिश वगैरह होने लग जाती है, और खास तौर पर कुछ लोगों को ये भी इशू होता है कि उनके जो हाथ पाँव है वो भी टैन होने लग जाते हैं, उस पर भी खारिश वगैरह एलर्जी की उनको भी सामना करना पड़ता है। कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और वैसलीन का, अब ये है तो बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स अगर आप इसको अपने हैंड्स और फीट पे यूज करें। लेकिन अगर आप इसको अपने फेस पे यूज करेंगे, कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता, जैसे बम्पी स्किन अपीयरेंस होती है, रैश हो जाते हैं, तो बेसिकली ये होता है कि इसमें जो मॉइस्चर लेवल होता है ये बहुत अक्लूड कर देता है हमारी स्किन के बैरियर को, जिसकी वजह से हमारे स्किन के जो ग्लैंड्स हैं वो जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन डिस्कवर एक्सक्लूसिव। मौसम तब्दील होते ही हर किसी को एक कॉमन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है विच इज रिलेटेड टू आवर स्किन, ड्राई स्किन, पैची स्किन, अनइवन स्किन टोन। ये मसले सिर्फ खवातीन को नहीं बल्कि मर्दों को भी फेस करने पड़ते हैं। आज हम इन्हीं तमाम मसाइल और इनके सोल्यूशंस पर बात करेंगे एंड टू डिस्कस दैट वी हैव डॉक्टर रुबाब जाफरी विद अस, शी इज एन एस्थेटिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुबाब। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू डिस्कवर एक्सक्लूसिव। अच्छा डॉक्टर रुबाब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी स्किन इतनी प्यारी, इतनी शाइन कैसे करी है? अच्छा, बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आप एज करते हो आप अपनी स्किन की केयर करो। हाँ। और केयर के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। अब आजकल जिस तरह आपने बात की कि मौसम तब्दील हो रहा है, तो जो चीजें हम गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे थे, जो स्किन केयर हम गर्मियों के लिए कर रहे थे, वो हम सर्दियों में नहीं कर सकते। अब हम सर्दियों में नहीं कर सकते। जिस तरह अब मौसम तब्दील हो रहा है तो आपने नोटिस किया होगा काफी लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लग गई है, फ्लेकी हो जाती है, इचीनेस आ जाती है, खारिश वगैरह होने लग जाती है, और खास तौर पर कुछ लोगों को ये भी इशू होता है कि उनके जो हाथ पाँव है वो भी टैन होने लग जाते हैं, उस पर भी खारिश वगैरह एलर्जी की उनको भी सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे ही हम विंटर्स में एंटर होते हैं तो ड्यू टू हीटर्स हम हॉट शॉवर्स लेते हैं। इसके अलावा जो उनकी हवा होती है ये हीटर्स की वजह से वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो अपना मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाती। जो हमारी स्किन में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है वो जिस तरह एवेपोरेट हो जाता है आपके लिए, वो हो जाता है। जैसे कि अभी आपने बात की है मौसम बदलता है तो स्किन भी बदल जाती है टोटली, मतलब आप ऑयली स्किन से ड्राई स्किन पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो और लोग समझते हैं कि सिर्फ मॉइस्चराइज करना ही इसका हल है। तो क्या ये एक सही अप्रोच है? मॉइस्चराइजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों में ऑयल बहुत आता है, तो लोग जो उनसे हैं वो थोड़े हार्श सैलिसिलिक बेस्ड, ग्लाइकोलिक बेस्ड फेस वॉश ये चीजें यूज करते हैं, एक्टिव्स वाले। अब जैसे ही वो विंटर्स में एंटर होते हैं तो अगर वो वही हार्श चीजें विंटर्स में यूज करें तो उनका जो स्किन का नेचुरल ऑयल होगा वो भी स्ट्रिप अवे हो जाएगा। तो जिससे ये होता है कि आपको अगर मसला ना भी हो स्किन का तो आपकी स्किन रेड होने लग जाएगी, खारिश होने लग जाएगी, क्योंकि आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है वो ओवर एक्टिव फेस वॉश ने या क्लींजर ने खराब कर दिया। तो ये अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है कि जब आप विंटर्स में एंटर होते हो तो जो आपका क्लींजर या फेस वॉश हो वो क्रीमी ना हो बल्कि वो जेंटल हो, जेल फॉर्म में हो। जेल फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं, और वो जेंटल इस तरह हो कि उसके अंदर जिस तरह हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड जो क्लींजर्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ जो उनसे आजकल फेस वॉश आ रहे हैं उसमें नेचुरली थोड़ा सा ऑयल होता है, तो उससे भी आपका जो फेस का मॉइस्चर है वो रिटेन रहता है। यू कैन यूज स्किन पल्स मॉइस्चराइजर जिसमें सिरामाइड्स होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड होता है, और स्किन का बैरियर मेंटेन रखते हैं ये वाले मॉइस्चराइजर। अच्छा, ऐसी सिचुएशंस में अक्सर लोग क्या करते हैं, वैसलीन
कोकोनट ऑयल, बहुत सारे ऑयल्स जो होते हैं डिफरेंट, आलमंड ऑयल हो गया, जैसे मैंने कोकोनट की बात की, तो ये सारे अप्लाई करने लग जाते हैं, तो इज दैट अ गुड अप्रोच अगेन? अच्छा, जैसे आपने बात किया कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और वैसलीन का, अब ये है तो बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स अगर आप इसको अपने हैंड्स और फीट पे यूज करें। अच्छा। लेकिन अगर आप इसको अपने फेस पे यूज करेंगे, कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता, जैसे बम्पी स्किन अपीयरेंस होती है, रैश हो जाते हैं, तो बेसिकली ये होता है कि इसमें जो मॉइस्चर लेवल होता है ये बहुत अक्लूड कर देता है हमारी स्किन के बैरियर को, जिसकी वजह से हमारे स्किन के जो ग्लैंड्स हैं, वो जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। तो ये वैसलीन से, ग्लिसरीन से और ये कोकोनट ऑयल से ये हमें कॉमेडोन्स हो सकते हैं। तो इनको जरूरत ये है कि आप सिर्फ इसको हाथ पाँव के लिए। अच्छा, आजकल जो मौसम है ना उसमें स्किन भी उतर रही है आपके हाथों की, इवन आपके फेस की भी, नोज एरिया के पास से, इवन चिन से, तो इसके क्या रीजन होती है? अच्छा, कुछ तो ये सिंपल ड्राइनेस होती है जो वेदर की वजह से हो जाती है, लेकिन हमें ये भी अपने डॉक्टर को दिखा के ये लाजमी ये देखना होता है कि कुछ लोगों को मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को सोरियासिस का मसला होता है, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि स्किन की आपकी खुद ही ये ड्राइनेस वगैरह आने लग जाती है। लेग्स पे भी कुछ लोगों को मसला होता है, फ्लेकी हो जाती है आपकी स्किन, खारिश बहुत ज्यादा होती है और बहुत बड़े बड़े जख्म बन जाते हैं। इसी तरह एक्जिमा है, एक्जिमा में भी क्या होता है कि आपके जो खारिश होने लग जाती है, रेड हो जाती है आपकी जिल्द, और उसमें से कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पस से खून आने लग जाता है। हाँ। इतनी आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो अब इन कंडीशंस में क्या होता है कि इसका मेडिकली भी हमें उनको ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स देनी पड़ती हैं अलॉन्ग विद मॉइस्चराइजर एंड फेस वॉश। इसी तरह सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, ये भी अगर आप देखें कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि यहाँ पे बिल्कुल हेयर लाइन पे ड्राइनेस आ रही होती है। ऐसा ही है। हेयर लाइन के बाद उनको नोज के इर्द गिर्द भी आ जाती है और वही ड्राइनेस उनकी यानी चिन पे और तो होता है ये कि जैसे हम आम जुबान में डैंड्रफ कहते हैं, बेसिकली दिस इट्स अ यीस्ट इन्फेक्शन, जिसमें क्या होता है कि हम तो ये समझते हैं कि तो डैंड्रफ है, इट्स अ यीस्ट इन्फेक्शन जो आपके यहाँ फॉलिकल्स में जो हाँ जी, जो आपके स्कैल्प से स्टार्ट होता है, और अगर आप सही प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो वो आपका यहाँ पे माथे पे एक्ने स्टार्ट एंड इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन दी प्रोडक्ट। मेरे साथ ये प्रॉब्लम एक दफा हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ द शैम्पू आई यूज्ड, तो मुझे ये डैंड्रफ वाला प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो गया था। ये इसमें ये होता है कि अगर आप शैम्पू भी बहुत ज्यादा ड्राई यूज कर रहे हो और आपकी ऑलरेडी जो इनसी स्किन है वो ड्राई है, तो फिर तो आप उसके ऊपर यानी और ड्राई शैम्पू और उसको इतना ड्राई कर देते हो कि वो जब स्टिकी हो जाता है ना बहुत ज्यादा स्कैल्प, तो वो फिर यीस्ट इन्फेक्शन की तरफ चल जाता है, और जिसकी वजह से फिर पैचेस जो बड़े बड़े फंगस के होते हैं, यीस्ट के होते हैं, वो आपको डैंड्रफ लगता है। अच्छा डॉक्टर बाब, ये जो सारी प्रॉब्लम्स अभी आपने बताई हैं कि स्किन उतरने की वजह से पैची स्किन, एक्नी, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट ना हर कंडीशन के बेसिक तो आप जैसे कहते हैं कि प्रोडक्ट ले लो, मॉइस्चराइजर लगा लो, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जैसे हम एज करते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल है वो तो हमारा एज के साथ कम हो रहा है। अब जब एस्ट्रोजन कम होगा तो वो जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, उसमें से वो हाइलुरोनिक एसिड को भी स्किन में कम कर देता है, कोलेजन को भी कम कर देता है। अब हाइलुरोनिक एसिड आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जैसे ही वो स्किन में कम हो जाता है तो विद एज भी आपकी स्किन ड्राई होने लग जाती है। अब इसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं स्किन बूस्टर्स का। दीज आर बेसिकली इंजेक्टेबल मॉइस्चराइजर्स, जिनके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है, विटामिन ई और अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कितने मंथ्स के लिए या वीक्स के लिए रख सकते हैं? डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी और जो उसकी रेंज आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट करें स्किन बूस्टर्स, ये थोड़ा सा महंगा लेकिन मॉडरेट अकॉर्डिंग टू द बजट भी हम कर देते हैं। अगर ये हम करें तो 1 महीने बाद आपने इसका दूसरा सेशन लेना होता है। अच्छा डॉक्टर रुबाब, ये तो हमने बात कर ली खवातीन के हवाले से, लेकिन मर्दों को भी कुछ मसाइल होते हैं ड्राई स्किन के, तो मौसम तब्दील होता है, उनकी स्किन भी ऑब्वियसली ड्राई होती है, तो वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, मर्दों की और जो खवातीन की, वो स्किन में यही है कि मर्दों की स्किन भी जरा थोड़ी हार्ड होती है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसे इश्यूज मर्दों को भी होते हैं, वो ज्यादा होते हैं और वो हमेशा इग्नोर करते हैं कि तो हल्की सी डैंड्रफ है यहाँ पे, तो उनको भी चाहिए कि वो अपने स्किन का पहले, अगर बहुत ज्यादा उनको ड्राइनेस हो रही है तो वो मुआयना करवाएं अपनी स्किन का, वरना वो बेसिक मॉइस्चराइजर और फेस वॉश से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर रुबाब, आजकल हम बहुत सुन रहे हैं RF माइक्रो नीडलिंग के बारे में, तो ये क्या प्रोसीजर
प्रोसीजर है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रोसेस होता है बेसिकली ये? So RF microneedling is basically a simple device जिसमें आगे नीडल्स भी हैं और एक एनर्जी के थ्रू हम स्कार्स या जिनका अनइवन स्किन टोन टेक्सचर है वो हम ठीक करते हैं, फाइन लाइंस है, रिंकल्स है। लेकिन आजकल ये इसलिए हाइप में है क्योंकि FDA जो एक बोर्ड होता है जो सारी ये ट्रीटमेंट्स उसने एक वार्निंग जारी की है कि जो RF माइक्रोनीडलिंग लोग करा रहे हैं उनसे उनके बर्न्स हो रहे हैं, स्कार्स पड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा नर्व डैमेज हो रही है फेस की। अब अगर देखा जाए तो वो ट्रीटमेंट इतना अच्छा है कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं लोगों पे, लेकिन जहाँ जो लोग ट्रेन नहीं है, अब जिनके पास लाइसेंस नहीं है ये ट्रीटमेंट्स करने का, उन लोगों को पता ही नहीं होती कि इन डिवाइसेस की कितनी डेप्थ रखनी है, कितनी एनर्जी रखनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है। तो जब वो ये लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं तो तब साइड इफेक्ट्स उन लोगों को आते हैं। 1 से 1.5 मिलीमीटर की डेप्थ से अगर आगे हम ये डिवाइसेस करते हैं, इसकी एनर्जी करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि स्किन के नीचे आपका सबकुटेनियस फैट पड़ा है। अगर ये डर्मिस तक इतनी डेप्थ तक ये नीडल्स चली जाएं तो आपका फैट वहां से खत्म हो जाता है। आजकल हम देखते हैं कि लोग काफी एजुकेटिव हो चुके हुए हैं, उन्हें पता है कि कौन सी चीज अप्लाई करनी चाहिए, कौन सी चीज अप्लाई नहीं करनी चाहिए। अगर आज से हम कुछ टाइम पहले चले जाएं पीछे तो लोगों को नहीं पता होता था, घर से ही होम रेमेडीज वो बनाते थे, बेसन क्या कह लें आप, लेमन और हनी ऐड करके कुछ तरह की कोई चीज़ें होती थी तो अपने फेस पर अप्लाई करते थे जिसके साइड इफेक्ट्स भी आते थे। आजकल के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह से अप्लाई करते हैं चीज़ें, तो वो कितनी अनसेफ होती हैं हमारी स्किन के लिए? अच्छा, इट डिपेंड्स। कुछ लोगों को वो बहुत ज़्यादा सूट कर जाती हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन पे एक्ने है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है और आप बेसन अप्लाई कर रहे हो ऐसी चीज़, तो अगर आपको रिएक्शन मिल रहा है तो आपको वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा जब भी आप घरेलू टोट के यूज़ करो तो उसको पैच टेस्ट करना चाहिए अपने स्किन पे। पहले आप अपने आर्म्स पे लगा के देखें, इधर साइड पे अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं आ रहा तो यू आर गुड टू गो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे कौन कौन से टोटके हैं जो आप रिकमेंड कर सकती हैं? अच्छा, बहुत ज़्यादा जैसे लोगों को यहाँ पे पफी आइज हो जाती हैं, जैसे अब विंटर्स भी आ रहे हैं तो उसमें आप जैसे टी बैग्स होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप एक्ने के लिए जैसे एलोवेरा थोड़ी सी वो सिंपल स्पॉट उस पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को बेसन भी सूट करता है, कॉफ़ी का मास्क बना लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं घर पे, लेकिन फिर भी पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, सर्दियों में मेकअप अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्किन आपकी ऑलरेडी इतनी ड्राई होती है और पैची हो जाती है, तो मेकअप के लिए स्किन को कैसे प्रेप कर सकते हैं? अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग मेकअप अप्लाई करते हैं तो उनकी स्किन का टेक्सचर नजर आ रहा होता है और उनकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा फटी फटी। बेसिकली यही होता है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते, प्राइम नहीं करते। इसमें वही बेसिक स्टेप्स हैं कि आपने एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर, थिक मॉइस्चराइजर लगाना है, सीरम लगाना है जो कि आपका मॉइस्चर रिटेन करे। जब आपकी स्किन ये हो जाएगी, सप्पल हो जाएगी, देन आफ्टर 15 मिनट्स यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फाउंडेशन, जिससे आपकी स्किन फर्दर प्रोसेस। ओके, वर्स कन्वर्सेशन तो जारी है, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर रुबाब, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं स्किन से रिलेटेड, तो अब इनके सॉल्यूशंस पर आते हैं। क्या सॉल्यूशंस है, कैसे हम ड्राई स्किन को मेंटेन कर सकते हैं एक नॉर्मल ऑयली स्किन में? अच्छा, ड्राई स्किन, पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ लोगों को ड्राई स्किन का गर्मियों में भी मसला होता है, तो ये जनरली मैं बता रही हूँ क्योंकि आजकल लोगों को ज़्यादा इशू है। तो लेट्स स्टार्ट विद इंग्रेडिएंट ब्रेकडाउन। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेस वॉश अवेलेबल होते हैं, आपने हर तरह का फेस वॉश नहीं आप यूज़ कर सकते। आप पहले ये देखें उसके अंदर ग्लिसरीन है, शिया बटर है, हाइलुरोनिक एसिड है, लैनुलिन और इस तरह के बहुत से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज, ये मस्ट होने चाहिए, ये मस्ट होने चाहिए अगर आपकी ड्राई स्किन है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो आप माइक्रोनीडलिंग ले सकते हैं, जिसके अंदर हम सीरम से एब्जॉर्ब कराते हैं हम स्किन के अंदर, उससे भी आपकी स्किन जो उनसे ड्राई स्किन जैसे कुछ लोगों को तो मैंने ये देखा कि उनको मेडिकल इश्यूज हैं स्किन पे, तो माइक्रोनीडलिंग और विद सीरम एब्जॉर्प्शन से उनके वो करवा ले जाते हैं, तो आप वो भी करवा सकते हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेडिकली फेशियल्स और मास्क आते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं जिसमें स्किन में जो हाइड्रेशन चलती है। बट टू मच ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इजंट बैड फॉर द स्किन? मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ लाइक, अगर आप एस्थेटिक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स ले रहे हो तो उसमें तो देखिए आपके स्किन में सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन्स इंजेक्ट हो रहे हैं, देयर इज़ नो नथिंग जो कि आपको साइड इफेक्ट देगा। ठीक है। अब मैंने जैसे मेडिकल इश्यूज की बात की ना, उसमें हम थोड़ी ट्यूब्स देते हैं, आपको ऑइंटमेंट्स देते हैं, क्रीम्स वगैरह, कुछ खाने की मेडिसिन भी देते हैं। अब वो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं,
उसको आप ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं। लेकिन ये उन लोगों के लिए होंगी जिनको बहुत सीवियर स्किन प्रॉब्लम, बहुत सीवियर। डॉक्टर रुबा, ड्राई स्किन तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन अनइवन स्किन टोन, जो टू टोन आपकी स्किन हो जाती है, डल हो जाती है, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हाथ पाँव अलग होते हैं, फेस बिल्कुल अलग होता है कुछ लोगों का, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है कि सन ब्लॉक वो इग्नोर करते हैं, अपनी टीनेज गुजार देते हैं, स्टूडेंट लाइफ गुजार देते हैं, और उसके बाद वो हमारी पहले तो स्किन बहुत ज़्यादा इवन टोन थी, अब स्किन को क्या हो गया, एकदम से अनइवन हो गई है, टैन हो गई है। तो इसमें सन ब्लॉक का मेन रोल है। अब आपने वो मिस कर दिया है, तो अब अगर आपकी स्किन ऐसी हो गई है तो इसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम माइक्रोनीडलिंग पे जा सकते हैं, स्किन बूस्टर्स पे जा सकते हैं, बहुत किसी की अगर पिगमेंटेशन आ गई है तो फिर हम लेज़र्स पे भी जा सकते हैं। और इसके अलावा हम फिर प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिसके अंदर ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, कॉजिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि आप जब अप्लाई करते हो, डे एंड नाइट क्रीम्स होती हैं, तो आपका जो सा कॉम्प्लेक्शन है वो ब्राइट हो जाता है, और इवन टोन, आपका जो टोन होती है स्किन की, वो भी ब्राइट हो जाती है। चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, आपने सनब्लॉक लाजमी लगाना है, क्योंकि वो यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करता है, जिससे हमारी स्किन टोन भी इवन रहती है और हमें प्रीमेच्योर एजिंग जैसे साइंस नहीं आते। अच्छा, हमने काफ़ी सोल्यूशंस पर बात की है, प्रॉब्लम्स पर भी बात की है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी होती हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब होता है ना, तो आपकी स्किन फिर ठीक हो ही नहीं सकती है। तो लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अच्छा, लाइफस्टाइल में हमारे पहले तो आता है कि हमारी डेली हैबिट्स, हमारा कैफीन इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, हम सोते टाइम पे नहीं है, तो ऑब्वियसली जब हम इस तरह बाहर सूरज में एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो हमारा ऑब्वियसली स्किन पे इफ़ेक्ट्स आते हैं। और हमारी अगर डाइट भी प्रॉपर नहीं है, हम जंक खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो उसमें भी हमारी स्किन पे फिर एक्ने और इस जैसे इश्यूज़ आते हैं। अच्छा, बेसिकली तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डाइट में कि हमने लेना क्या है। हमने प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है, उससे ये होता है कि हमारी स्किन भी सपल रहती है। हमारी स्किन क्या है, इलास्टिन और कोलेजन, दे आर प्रोटीन्स। तो बहुत मोस्टली लोग जो डाइट कर रहे होते हैं वो प्रोटीन ही नहीं लेते, उनकी स्किन सैग कर जाती है। ठीक है, तो आपने प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है। इसके अलावा अगर आपको ड्राइनेस का स्किन में इशू आ रहा है तो आपने ओमेगा फैटी एसिड्स वाली डाइट ज़्यादा लेनी है। ठीक है, जिसमें नट्स आ जाते हैं, फिश आ जाती है, और इस तरह के बेरीज आ जाती हैं, लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, ये आपने ज़्यादा लेनी है। इसके अलावा आपने, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आई नो बहुत लोगों का बिजी स्केड्यूल होता है, तो वो अपने विटामिन्स अलग से ऐड भी कर सकते हैं। ओके, आजकल फ़िश ऑयल, ओमेगा के नाम से बहुत ज़्यादा विटामिन्स आ रहे हैं, तो आप वो भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू, अगर आपको कोई और मसला नहीं है। ठीक है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपने अपने स्लीपिंग स्केड्यूल, कैफ़ीन का इंटेक कम रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम कैफ़ीन ज़्यादा लेते हैं तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होती है। ऐसा ही है। जब डिहाइड्रेशन होती है तो हमारी स्किन डल लगने लग जाती है। तो अपना पानी का इंटेक ज़्यादा रखना और कैफीन को मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करना। अच्छा, अभी आपने बात की है स्किन सप्लीमेंट्स की। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्किन सप्लीमेंट्स बहुत शौक से खाते हैं, नेल्स के लिए, फेस के लिए, बालों के लिए, तो वो सेफ़ होता है? अच्छा, वो सेफ उन लोगों के लिए होता है जिनको गट डिसऑर्डर्स नहीं होते। Exactly, I was about to ask you this. आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं हमारा वेट गेन हो जाता है, हमें ये सूट नहीं करता, हम जब खाते हैं तो हमें सिकनेस हो जाती है बहुत सारी। हाँ जी, नॉजिया फील होने लग जाता है। तो अगर आपकी गट हेल्दी नहीं है ना, तो आपको ये विटामिन्स भी सूट नहीं करते, वरना दीज विटामिन्स आर सेफ अगर वो उसकी जो डोज है और उसका जो मील टाइम यानी जब भी हमने लेना होता है वो सही हो, उसकी फ्रिक्वेंसी, डोज वगैरह हम देख लेते हैं, और एज। अगर आपको मेडिकल डिसऑर्डर्स है, गट इश्यूज़ हैं, तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी कर सकते हैं। अगर आपका लिवर सही काम नहीं कर रहा, आपकी किडनी सही काम नहीं रही, तो ये कैसे, मतलब वो कैसे एब्जॉर्ब होंगे, डिटॉक्सिफाई होंगे। और अगर आपके गट में ही वो एंजाइम्स ही नहीं हैं जो उन विटामिन्स को डाइजेस्ट करें, तो वो फिर आपको ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। स्किन जो है ना, हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का, लेकिन उसके ऊपर चीज़ें अप्लाई करने से पहले लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारी स्किन, हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाना कितना ज़रूरी है, मैं चाहूँगी कि ये भी आप हमारी ऑडियंस को बताएं। अच्छा, अब हमारे सोशल मीडिया मार्केट में इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गई हैं कि हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको खुद, जैसे मैंने अभी कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए कि आपने ये इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, आपने वो प्रोडक्ट ले लेनी है। लेकिन अगर आपको अपनी स्किन टाइप का ही नहीं पता कि वो ऑयली है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप प्रोडक्ट्स चूज़ नहीं कर सकते खुद से। उसके लिए एक ट्रेन मेडिकल डॉक्टर के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास, एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी स्किन देखेगी कि उस कॉमिडोनल तो नहीं है, एक्ने प्रोन स्किन तो नहीं है, ड्राई स्किन तो नहीं है। क्योंकि अगर आप इधर उधर की प्रोडक्ट्स यूज़ कर लोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप एक्ने वाली स्किन पे दूसरे
कोई हार्श, बहुत हार्श जो सा है, आप कोई सोप्स यूज़ कर रहे हो या घर के टोटके यूज़ कर रहे हो तो आपका एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें ये फिर ट्रेन डॉक्टर पे आता है कि वो आपको आपकी स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट्स बताए और ट्रीटमेंट्स बताए। और अगर आप ये कोई भी स्किन इशू अगर आप वक्त पर डील नहीं करते तो वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। और फिर हम ऐसा क्लाइंट्स तब प्रेजेंट करते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है और फिर उनका बजट भी थोड़ा सा आउट हो जाता है, सो इट्स बेटर टू कंसल्ट इन टाइम। अच्छा डॉक्टर रबाब, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलिव ऑयल का, जैतून के तेल का ऑरल इनटेक करते हैं, वो कितना हेल्दी है? इज़ इट सेफ? येस, इट्स सेफ, क्योंकि ऑलिव ऑयल रिसर्च की गई है कि ऑलिव ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इवन अगर आप अपने खानों में भी यूज़ कर लें तो आप बहुत से दिल की बीमारियों और हेल्दी होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग देसी घी भी थोड़ा सा, जब वो सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपने मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि वो हाफ टी स्पून देसी घी का और कुछ लोग ऑलिव ऑयल का भी यूज़ करते हैं। इट्स सेफ टू टेक, लेकिन अगेन अगर आपको इशू है, कोई गट का इशू है या कोई और मेडिकल इशू है तो फिर आपको एहतियात से ये चीज़ें। तो वो एहतियात हम कैसे कर सकते हैं? कोई टेस्ट होगा जो हम करवाएंगे, हमें पता चलेगा कि हमारी गट हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक है? अच्छा, बेसिकली जो ऑलिव ऑयल होता है और इवन देसी घी भी सबको सूट कर जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ना कुछ इंग्रेडिएंट से एलर्जी होती है जिसके लिए आपको फिर उसका सेंसिटिविटी टेस्ट कराना होता है। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा लैक्टोज सूट नहीं करता, तो हो सकता है कि ऑलिव ऑयल का भी इंग्रेडिएंट आपको सूट ना कर रहा हो या देसी घी का भी कोई इंग्रेडिएंट आपको सूट ना कर रहा हो। इन केस आपने फिर अपना एलर्जी टेस्ट या सेंसिटिविटी टेस्ट कराना होता है, और अगर आपका वो ख़राब आता है यानी उसमें पॉजिटिव आता है कि आपको इस इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो फिर आपको वो फॉर द लाइफ टाइम आपको वो इंग्रेडिएंट इग्नोर करना पड़ता है, उसको नहीं लेना। बिल्कुल। लास्टली डॉक्टर रबाब, आई वुड लाइक कि आप हमें कोई ऐसे 3 गोल्डन टिप्स बताएं उन लोगों को स्पेशली जो ड्राई स्किन से गुजर रहे हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? सबसे पहले ये बहुत ओवर हाइप चीज़ है कि पानी जो उनसे आपको ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर फिर मैं ये कहूँगी कि जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको अपनी हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छी रखनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए, ख़ास तौर पर विंटर्स में, क्योंकि हमारा ऑलरेडी मॉइस्चर जो है वो एक तरह का एवेपोरेट हो रहा है ड्राई एयर की वजह से। दूसरा ये कि उनको अपना मॉइस्चराइज़र बहुत देख के और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, दिन रात उनको अपनी स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करना चाहिए। यू कैन यूज़ स्किन पल्स मॉइस्चराइज़र जिसमें आपकी एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी हो, बैरियर रिपेयर भी हो, और वो आपके ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जो कि आपकी स्किन को सपल रखे और फाइन लाइंस और रिंकल्स ना आए। ठीक है। तीसरा आपने ये करना है, सनब्लॉक लाजमी लगाना है, चाहे विंटर्स हो, क्योंकि ये हमें बहुत सी बीमारियों से बचा देता है जिल्द की। आपको यूवी रेज जब भी आएंगी आपका ऐसे डैमेज होगा आपका स्किन बैरियर कि आपको ना भी इशू हो तो आपको ड्राई स्किन का। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है SPF 50, 30, 80 प्लस कितना यूज़ करना चाहिए? पाकिस्तान के लिहाज से यू कैन गो फॉर 40 अबव। ठीक है, इंडोर्स भी 40, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि उसमें PA लेवल क्या हो। आपने सनब्लॉक की पैकिंग के ऊपर देखा होगा PA अगर वो 4 टाइम्स प्लस लिखा हुआ है तो आपको वो वाला सनब्लॉक लेना चाहिए, और जिसमें जिंक ऑक्साइड हो, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो, ये चीज़ें हो। लेकिन जिन लोगों को पिगमेंटेशन है उनका अलग से सनब्लॉक आता है, तो इतना आपको मजीद इसमें फर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस सनब्लॉक यूज़ करें। Well, thank you so much Dr. Rubab for coming here and shedding light on such an important topic for all of us. Thank you so much. और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में डिस्कवर एक्सक्लूसिव के, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।